नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग देख रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोगों ने मौर्योत्तर काल तक की संपूर्ण इतिहास की पढ़ाई कर ली थी। हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य जो था वह प्रथम भारतीय साम्राज्य था जिसने लगभग संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार किया था, भारत के बाहर के क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार किया था और उसका साम्राज्य संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। और उसने क्या किया था, संपूर्ण भारतीय क्षेत्र को एकता के एक सूत्र में बांधा था और अपने अधीन जितने भी राजा थे, जितने भी आपके साम्राज्य थे, उन सबों को संरक्षण भी प्रदान किया था। लेकिन मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो फेज आया, जिसको ट्रांजिशन फेज कहते हैं, मौर्योत्तर काल कहते हैं, उसमें छोटे छोटे शासकों का जो है वर्चस्व कायम हुआ। छोटे छोटे क्षेत्रों पर अलग अलग वंशों ने शासन किया और उसी का फायदा उठाते हुए, क्योंकि एकता थी नहीं, तो उसी का फायदा उठाते हुए विभिन्न विदेशी आक्रमणकारियों ने भी यहाँ पर आक्रमण किया और यहाँ पर आकर के विभिन्न क्षेत्रों पर उन्होंने भी शासन किया, जिसमें हम लोग शकों को देखते हैं, कुषाणों को देखते हैं, फिर आपके हिंद यूनानियों को देखते हैं। तो इन सब ने शासन किया। लेकिन फिर से अकस्मात जो है आपका कुषाणों का जैसे जैसे पतन हो रहा था और जिस प्रकार से दक्षिण में सातवाहनों का पतन हो रहा था, तो उनके पतन के बाद लगभग तीसरी शताब्दी के अंत में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ और गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के बाद फिर से दूसरा ऐसा शासन हुआ जिसने लगभग संपूर्ण भारत पर शासन किया। उत्तर भारत तो संपूर्ण उनके क्षेत्र में था, इसके अलावा दक्षिण भारत में भी उन्होंने बहुत सारे भूभागों पर शासन किया, सीमावर्ती क्षेत्रों पर शासन किया, श्रीलंका तक उनका जो है वर्चस्व हुआ करता था। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य के बाद यही एक साम्राज्य हुआ जिसने फिर से लगभग संपूर्ण भारत को और संपूर्ण उत्तरी भारत को एकता के एक सूत्र में पिरो दिया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में और उसके बाद हम लोग गुप्त साम्राज्य में हम लोग देखने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासकों के बारे में। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, किस प्रकार से उत्पत्ति हुई और किस प्रकार से स्थापना हुई और कौन कौन से उसके प्रमुख शासक थे, उनके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। ये प्रथम वीडियो होगा और दूसरा वीडियो आएगा जिसमें हम लोग गुप्त साम्राज्य में प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, कला, संस्कृति, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था इत्यादि के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूँ अध्ययन इंफोटेनमेंट में। तो देखते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। जैसा मैंने बताया कि कुषाणों के पतन के बाद, उत्तर भारत में कुषाणों के पतन के बाद और दक्षिण भारत में आपका सातवाहनों के पतन के बाद जो है छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, जिन्होंने छोटे छोटे क्षेत्रों पर अपना शासन चलाया, जिसमें प्रमुख जो थे वह थे आपके कुछ राजतंत्र थे और कुछ गणतंत्र थे। ठीक है, तो लगभग 230 ईस्वी के आसपास जो है वह कुषाणों का पतन हुआ और उसके बाद जो गणतंत्र उभरे उनमें अर्जुनायन है, जिनका जो क्षेत्र था वह आगरा और जयपुर का क्षेत्र था। आगरा जैसा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का क्षेत्र और आपका जयपुर जो कि राजस्थान का क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा मालव थे, जिनका राज्य जो था वह मालवा में था। इसके अलावा यौधेय थे, लिच्छवी जानते हैं वैशाली में शासन करते थे। इसके अलावा आभीर हो गए, सिवी हो गए, कुनिंद हो गए। कुनिंदों का शासन जो था वह यमुना तथा सतलज के बीच में था, यमुना तथा सतलज नदी के बीच में उनका क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, तो ये सब जो थे वो आपके गणतंत्र थे। ठीक है, और ये जो आपके कुनिंद हैं इनके सिक्कों पर शिव की आकृति मिलती है। ठीक, इसके अलावा राजतंत्रों में हम लोग देखें तो नागवंश है, जिसका शासन जो था वह मध्य भारत और उत्तर प्रदेश में था। इसके अलावा आभीर थे, इक्ष्वाकु थे, ये सब जो थे आपके राजतंत्र थे। तो ये छोटे छोटे राज्य थे और भी बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे जिसमें ये प्रमुख हैं। तो इन राजतंत्रों में छोटे छोटे क्षेत्रों में बट गया था पूरा का पूरा भारत। ठीक है, इसके बाद जो है आपका गुप्तों का उदय हुआ। गुप्त जो है उनको माना जाता है, गुप्तों की जाति के बारे में जो इतिहासकार हैं उनके बीच में विवाद है। कुछ जो है उनको क्षत्रिय मानते हैं, कुछ जो है शूद्र मानते हैं और अधिकतर जो है वो वैश्य मानते हैं। इसलिए हम लोग भी मानते हैं कि जो गुप्त थे उनकी जाति वैश्य थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं
उत्पत्ति के बारे में, तो उत्पत्ति के बारे में भी जो है आपका विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग जो है उनको कुषाणों का वंशज मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि वो कुषाणों के सामंत थे, और कुछ लोग मानते हैं कि वो जो थे कुषाणों के अधीन राज्य करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इतिहासकारों के बीच उनकी उत्पत्ति के बारे में भी जो है संदेह है। ठीक है, विवाद है। ठीक, इस बात पर भी विवाद है कि कब गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी। कुछ जो है, वैसे संस्थापक जो था गुप्त साम्राज्य का वह श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के बारे में बताया गया है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में बताया गया है, जिसकी रचना हरिसेन ने की थी, जो कि दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के। लेकिन उसमें बताया तो गया है कि श्रीगुप्त ने स्थापना की थी गुप्त वंश की, लेकिन कब की थी यह तारीख नहीं बताया गया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 240 से 280 ईस्वी तक उसका शासन था, मतलब कि 240 ईस्वी में उसने सत्ता हासिल की थी। लेकिन कुछ विद्वान का मानना है कि 275 ईस्वी में उसने सत्ता हासिल की थी। तो इस बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ किताब लिखते हैं कि 240 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी तक श्रीगुप्त ने शासन किया था, और उसके बाद उसका पुत्र घटोत्कच शासक बना था। उसका पुत्र घटोत्कच शासक बना था, जिसने 280 ईस्वी से लेकर के 320 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि गुप्त वंश की किस प्रकार से स्थापना हुई। जो आपके कुषाण थे उनके ये सामंत कहे जाते हैं। अधिकतर विद्वानों का मत है कि कुषाणों के ये सामंत हुआ करते थे। इसमें जो प्रमुख शासक है उसमें आपका चंद्रगुप्त सबसे पहले आता है, आपका चंद्रगुप्त प्रथम आता है, जिसने बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन किया। उसके शासन को आगे बढ़ाने में समुद्रगुप्त का बहुत बड़ा योगदान हुआ, जिसका लगभग संपूर्ण भारत पर शासन हुआ, और उसका प्रभाव क्षेत्र जो था वह भारतीय सीमा के बाहर भी था। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे, उसके विजय अभियानों के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। इसके बाद आपका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, उसने भी गुप्त साम्राज्य के शासन को मतलब कि चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। उसके बाद आपका स्कंदगुप्त है, वह भी बहुत महान शासक हुआ करता था। लेकिन इसके बाद जो परवर्ती गुप्त शासक हुए वह उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हुए, मतलब उतने ज़्यादा प्रतिष्ठित नहीं हुए, उतने ज़्यादा वो मतलब कि विद्वान कह सकते हैं या फिर पराक्रमी कह सकते हैं नहीं थे। मतलब धीरे धीरे करके इस कारण से आपका परवर्ती गुप्त शासक कमजोर होते गए, और इस कारण से गुप्त शासन का पतन हो गया। और उसके बाद फिर से जैसे मौर्य शासन के पतन के बाद छोटे छोटे राजवंशों का शासन हो गया था, उसी प्रकार से फिर से गुप्त वंश के बाद छोटे छोटे राजवंशों का शासन हो जाएगा, और उसको फिर से हम लोग ट्रांजिशन फेज कहेंगे, जिसको कि गुप्तोत्तर काल कहा जाता है। और फिर जो है गुप्तोत्तर काल के बाद आपका दिल्ली सल्तनत का आगमन हो जाता है। विभिन्न जो आपके अरब से आए जो मुस्लिम आक्रांता थे उन्होंने आक्रमण किया, उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने शासन कर लिया, और इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसमें मुसलमानों का शासन हो गया। ठीक है, और भारत जो है एक बार फिर से गुलाम हो गया। ठीक है, मतलब पहली बार गुलाम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं गुप्तों की जाति जो थी वो विवादास्पद थी। अधिकतर इतिहासकार इसको वैश्य मानते हैं। कुषाणों के पतन के बारे में देखें तो 230 ईस्वी में जो है कुषाणों का पतन हो गया था, और मध्य भारत के बड़े भाग पर मुरुंडों का शासन हुआ करता था, जो कि संभवतः किसानों के रिश्तेदार थे। और मुरुंडों ने शासन किया, मुरुंड वंश था, मुरुंडों ने शासन किया लगभग 250 ईस्वी तक, और उसके बाद जो है मुरुंडों का ही जो क्षेत्र था उसी पर गुप्त साम्राज्य का उत्पत्ति हुआ, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। ठीक है, और गुप्त साम्राज्य के अध्ययन स्रोत के बारे में देखें तो उसके अध्ययन के बारे में दो प्रकार के, हर जो भी वंश है, जो भी कालखंड है, उसके अध्ययन के बारे में दो प्रकार के स्रोत होते हैं। पहला आपका साहित्यिक स्रोत होता है और दूसरा आपका पुरातात्विक स्रोत होता है। तो यहाँ पर भी साहित्यिक स्रोतों में देखें तो विभिन्न प्रकार के पुराण हैं, बौद्ध साहित्य हैं, आपका मृच्छकटिकम है। ठीक है, इसके अलावा कामसूत्र है, कालिदास की विभिन्न रचनाएं हैं जो कि साहित्यिक स्रोत का कार्य करती हैं। तो आइए देखते हैं। साहित्यिक स्रोतों में देखें तो पुराण है, स्मृतियां हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, देवी चंद्र गुप्तम है, हर्षचरित है, कालिदास इत्यादि की रचनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं साहित्यिक स्रोत में तो विभिन्न विदेशी यात्रियों का विवरण भी है। ठीक है, विभिन्न विदेशी लेखकों का जो लिखा हुआ ग्रंथ है, किताब है, पुस्तक है, यह सब तो है ही, लेकिन विभिन्न यात्रियों का यात्रा संस्मरण भी है, यात्रा विवरण भी है, जिसमें महत्वपूर्ण जो थे वो आपका फाहयान है, जिसने अपनी जो रचना है फाक्यों की, जो उसका
कह सकते हैं कि ऑटोबायोग्राफी है, उसमें उसने अपने यात्रा विवरण में गुप्त साम्राज्य का वर्णन किया है। इसके अलावा जो और फाहियान जो था वह आया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन में आया था, उसके दरबार में आया था। इसके अलावा ह्वेनसांग जो कि आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, उसने भी जो है जिक्र किया है, कुमार गुप्त के बारे में जिक्र किया है। ठीक, तो फाहियान हो गया, आपका ह्वेनसांग हो गया, इन सब का जो यात्रा विवरण है उससे भी हम लोगों को गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये सब हो गए आपके साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में हम लोग देखें तो आपका विभिन्न प्रकार के अभिलेख हैं, लेख हैं, जिसमें प्रयाग प्रशस्ति लेख सबसे महत्वपूर्ण है। प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है वह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन का लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि आपका चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली के बारे में मैंने अशोक के टाइम पे बताया था, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि चंपू शैली क्या होता है। ठीक है, यदि आप लोगों ने वो वीडियो देखा है तो आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो यह जो है चंपू शैली में लिखा गया लेख है। इसके अलावा भीतरी स्तंभ लेख है, ठीक है, स्कंद गुप्त का। इसके अलावा आपका भानुगुप्त का एरन लेख है, जिससे सती प्रथा की सर्वप्रथम जानकारी मिलती है और विभिन्न गुप्त शासकों के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के लेख हैं। ठीक है, उदयगिरी का गुहा लेख है। ठीक है, ये सब जो है अभिलेख हैं जिनसे हम लोगों को जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों में ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपका विभिन्न प्रकार के सिक्के हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को, और गुप्तकालीन शासकों ने बहुत सारे स्वर्ण सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के स्वर्ण सिक्के हैं। समुद्रगुप्त का अलग सिक्का है, आपका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का अलग सिक्का है। तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों पर अलग अलग वर्णन दिए गए हैं, जिससे कि गुप्त साम्राज्य के बारे में अलग अलग जानकारियां मिलती हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप यदि मैं बताऊं तो आपका समुद्रगुप्त का जो सिक्का है, स्वर्ण सिक्का है, उसमें व्याघ्र प्रकार का सिक्का है, वीणा बजाते हुए सिक्का है। ठीक है, तो इन सब से पता चलता है कि समुद्रगुप्त को जो है वह वीणा बजाने में रुचि थी, संगीत में रुचि थी। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न विजय अभियानों के बाद उसने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसका जिक्र उसके अश्वमेध यज्ञ या अश्वमेध प्रकार के सिक्कों से मिलता है। तो अनेक प्रकार के सिक्के हैं जिनसे कि गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा गुप्त काल में ही जो है मंदिर निर्माण का प्रारंभ होता है। तो विभिन्न प्रकार के मंदिर भी बनाए गए थे। प्रथम मंदिर जो है वह गुप्त साम्राज्य में ही बनाया गया था, गुप्त काल में ही बनाया गया था। मध्य प्रदेश में मंदिर बनाया गया था, उत्तर प्रदेश में मंदिर बनाया गया था, तिगवा का मंदिर है, और भी बहुत सारे मंदिर हैं। ठीक है, तो उन मंदिरों से हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में मिलती है जानकारी। उसमें जो मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जो कलाकृतियां मिली है खुदाई के दौरान, उन सब से भी हमें जानकारी मिलती है। तो ये सब जो है आपके पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यही है आपका। और प्रारंभिक राज्य क्षेत्र की बात करें, प्रारंभिक राज्य क्षेत्र की बात करें, गुप्तों का जो प्रारंभिक राज्य क्षेत्र था, जो साम्राज्य था, वह बहुत छोटे क्षेत्र में विस्तृत था, जिसमें अनुगंग कहते हैं, मध्य गंगा का जो दोआब क्षेत्र है उसको कहते हैं अनुगंग। मुख्यतया यह जो है आपका उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र होता है। लेकिन बिहार से ज्यादा आपके उत्तर प्रदेश में गुप्त काल के जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं वह अधिकतर जो है आपका उत्तर प्रदेश में ही मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि गुप्तों का साम्राज्य जो प्रारंभिक साम्राज्य था वह सबसे अधिक उसकी जो सघनता थी वह उत्तर प्रदेश में ही थी। जो विकेंद्रीकरण था, जो केंद्रीकरण था उसका, वह उत्तर प्रदेश में ही था। और बाकी जो सीमावर्ती क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, आपका बिहार का क्षेत्र है, उसमें भी उनका साम्राज्य था। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो प्रयाग, जिसको कि इलाहाबाद है, जिसका अभी नाम फिर से प्रयागराज हो गया है, तो प्रयाग हो गया। साकेत, जिसको आज के डेट में अयोध्या कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा मगध का क्षेत्र आप जानते हैं, जहां पर आपका मौर्यों ने शासन किया था। तो यह सब जो क्षेत्र है उत्तरी भारत का क्षेत्र है, यही इनका गुप्त साम्राज्य का प्रारंभिक राज्य क्षेत्र हुआ करता था। और इसके बाद जो है धीरे धीरे करके समुद्रगुप्त का टाइम आते आते धीरे धीरे करके साम्राज्य बहुत ज़्यादा फैल गया, और उसके बाद जो है इसका प्रभाव जो है उत्तरी भारत से भी आगे जाकर के निकल गया और दक्षिण भारत में भी प्रभाव पहुंचा, और सीमा पार करके भी समुद्रगुप्त का प्रभाव हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं प्रमुख शासकों के बारे में। ठीक है,
यदि हम लोग संस्थापक का बात करें तो मैंने पहले ही बताया था कि श्रीगुप्त जो है वह इसका संस्थापक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वह चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। श्रीगुप्त जो था इसका संस्थापक था, ठीक है, जिसका चर्चा प्रयाग प्रशस्ति लेख में किया गया है। उसी में कहा गया है कि श्रीगुप्त जो था वह गुप्त वंश का संस्थापक था, ठीक है। और इसने जो है महाराज की उपाधि धारण की थी और इसका जो कालखंड है वह 240 से 280 ईस्वी तक है। संभवतः यह कोई मतलब निश्चित नहीं है, विभिन्न विद्वानों में इसमें विवाद है, लेकिन 240 से 280 ईस्वी माना जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में तो 240 से 280 ईस्वी आप दे सकते हैं। इसके बाद इसका पुत्र घटोत्कच था जो कि दूसरा गुप्त शासक बना था और इसका जो कालखंड है वही 280 से लेकर के 320 ईस्वी तक माना जाता है और यह भी संभवतः है, मतलब यह भी कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो प्रथम गुप्त शासक जो कि सबसे प्रथम गुप्त शासक जो प्रसिद्ध हुआ, जो कि पराक्रमी हुआ और जिसने गुप्त साम्राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में फैलाया, वह था आपका चंद्रगुप्त प्रथम और इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो इसने जो है यह वास्तविक संस्थापक था। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम जो गुप्त शासक था वह चंद्रगुप्त प्रथम ही था, यह पूछा जा चुका है। इसके अलावा स्वर्ण सिक्के चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक जो था वह भी चंद्रगुप्त प्रथम ही था, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसका जो राज्यारोहण हुआ था वह 319 ईस्वी में हुआ था। 319 ईस्वी कहीं दिया जाता है, कहीं 320 ईस्वी दिया जाता है, तो 319 से 320 ईस्वी के दौरान इसका राज्यारोहण हुआ था और उसी दौरान 319 ईस्वी में इसने एक संवत चलाया था जिसको गुप्त संवत कहा जाता है। इससे पहले हम लोग विक्रम संवत के बारे में पढ़ चुके हैं, शक संवत के बारे में पढ़ चुके हैं, तो यदि कॉमेंट में उसका कालखंड आप लोग लिख सकें तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूं, एक है 57, एक है 78। अब थोड़ा सा कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा कि विक्रम संवत कब था और शक संवत कब था, दोनों का ईस्वी और ईस्वी पूर्व में है वो जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि गुप्त संवत का जो प्रारंभ हुआ था यह चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण के साथ प्रारंभ हुआ था 319 से लेकर के 320 ईस्वी के दौरान, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो इसने जो है वैवाहिक संबंध बनाए थे, ठीक है। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ इसने विवाह किया था और अपना जो है वैवाहिक संबंध आगे बढ़ाया था। और चूंकि गुप्त जो थे वो वैश्य थे और लिच्छवी राजकुमारी जो थी वह आपकी मतलब कि क्षत्रिय थी, तो वैश्य होते हुए भी क्षत्रिय राजकुल में विवाह करने के कारण इसकी प्रतिष्ठा जो है वह बहुत ज़्यादा बढ़ी थी और इसी कारण से इसने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में इतना ही है, बस इतना और याद रख सकते हैं कि इसने गुप्त साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त, जिसने गुप्त साम्राज्य की जो कीर्ति पताका थी उसको 4 चांद लगा दिए। इसने सबसे ज्यादा विस्तार किया था गुप्त साम्राज्य का, ठीक है। और यह जो था बहुत बड़ा साम्राज्यवादी था, जो क्षेत्र जो है मतलब कि आसानी से कब्जे में नहीं आते थे उस पर जबरदस्ती अधिकार भी कर लिया करता था, तो इसको बहुत बड़ा साम्राज्यवादी माना जाता है। अशोक का जस्ट विपरीत माना जाता है, ठीक है। अशोक क्या करता था, शांति व्यवस्था के साथ मतलब कि शांति के साथ राज्यों को जीतता था, तो यह जो है क्रूरता के साथ राज्यों को जीता करता था, ऐसा कहा जाता है। अशोक का जो व्यवहार था उसके जस्ट विपरीत समुद्रगुप्त का व्यवहार था, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है, प्रयाग प्रशस्ति लेख में कहा जाता है कि समुद्रगुप्त जो था उसको कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था और यही कारण है कि इतिहासकार विंसेंट स्मिथ जो है इसको भारत का नेपोलियन बताते हैं। नेपोलियन कौन था इसके बारे में हम लोग विश्व इतिहास में पढ़ेंगे, अभी बताऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और किसने कहा था यह भी पूछा जाता है, तो विंसेंट स्मिथ, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। और क्यों कहा है, क्योंकि ऐसा प्रयाग प्रशस्ति लेख के हिसाब से उसको समुद्रगुप्त को कभी भी अपनी जिंदगी में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था, इस कारण से उसको कहा जाता है, ठीक है। तो याद जरूर रखिएगा, ठीक है।
और इसके बारे में जो है विभिन्न प्रकार के, चूंकि इसने बहुत सारे विजय अभियान चलाए थे और बहुत सारे क्षेत्रों में विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसकी उपाधियां भी बहुत ज्यादा है। तो पहला है आपका लिच्छवी दौहित्र। लिच्छवी दौहित्र इसको कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति लेख में लिच्छवी दौहित्र कहा गया है क्योंकि यह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न पुत्र था, इसलिए इसको लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा इसको सर्वराज्योच्छेता कहा गया है। सर्वराज्योच्छेता, जिसने सभी राजाओं पर विजय प्राप्त की थी, इस कारण से इसको सर्वराज्योच्छेता कहा जाता है। इसके अलावा इसको विक्रमांक कहा जाता है, विक्रमांक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इसको परम भागवत भी कहा जाता है क्योंकि यह भागवत धर्म का अनुयायी था, भगवान विष्णु का अनुयायी था, इसीलिए इसको परम भागवत भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको कविराज कहा जाता है। विभिन्न कवियों को इसने संरक्षण दिया था, खुद भी जो है बहुत अच्छा कवि था, यह वीणा बजाता था और इस कारण से इसको कविराज भी कहा गया है। इसके अलावा इसको अश्वमेध कर्ता कहा गया है। जितने भी इसने विजय किए थे उसके बाद इसने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ठीक है, और इस कारण से इसको अश्वमेध कर्ता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी उपाधियां थी सर्वराज्योच्छेता, विक्रमांक, परम भागवत, कविराज, अश्वमेध कर्ता। ठीक है, यह जो था भगवान विष्णु का उपासक था और कविराज भी कहलाता था। ठीक है, इसके दरबारी कवि थे हरिसेन, जिन्होंने चंपू शैली में प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी। प्रयाग जिसको इलाहाबाद पहले कहा जाता था, अभी प्रयागराज कहा जाता है, तो प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना जिन्होंने की थी चंपू शैली में, और उसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। तो समुद्रगुप्त का जो विजय अभियान है उसको 5 भागों में बांट करके देखा जाता है। तो आइए देख लेते हैं समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में। पहला जो अभियान था उसका, वह आर्यावर्त के खिलाफ था, आर्यावर्त की विजय जिसको कहा जाता है। तो यह जो था इसमें इसका जो है जिक्र जो है आपका किया जाता है 13वीं एवं 14वीं पंक्ति में किया जाता है। जो प्रयाग प्रशस्ति लेख था उसकी 13वीं और 14वीं पंक्ति में इसका जिक्र किया जाता है। ठीक है, और कहा जाता है कि 2 भागों में यह जीत हुई थी। आर्यावर्त की जो जीत थी वह 2 भागों में हुई थी। पहले भाग में जो है प्रथम चरण में इसने 3 राज्यों को जीता था और द्वितीय चरण में 9 और राज्यों को जीता था। मतलब कि आर्यावर्त विजय में इसने टोटल 12 राज्यों को जीता था। ठीक है, और 12 राज्यों को जो जीता था तो इसलिए इसको जो है आर्यावर्त राज्य प्रसभोद्धरण कहा जाता है। आर्यावर्त राज्य प्रसभोद्धरण इसको कहा जाता है, आर्यावर्त की विजय को। और ये कहाँ कहा गया है? प्रयाग प्रशस्ति लेख में कहा गया है। ठीक है, प्रथम जो चरण था उसमें 3 राज्यों को जीता था। ठीक है, 13वीं एवं 14वीं पंक्ति में इसका जिक्र है, और दूसरी बार में दूसरे चरण में इसने 9 राज्यों को जीता था, जिसका जिक्र जो है 21वीं पंक्ति में किया गया है प्रयाग प्रशस्ति लेख में। ठीक है, और प्रथम भाग में जो है इसने गंगा यमुना दोआब के जो क्षेत्र थे उसमें अपनी जीत हासिल की थी। आर्यावर्त का क्षेत्र आप लोग जानते ही हैं, मैंने बताया था जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे आपका ये मगध साम्राज्य का उत्कर्ष से पहले हम लोगों ने पढ़ा था किनके बारे में, तो हम लोगों ने पढ़ा था महाजनपदों के बारे में। ठीक है, तो महाजनपदों में आर्यावर्त का जिक्र मैंने किया है। आर्यावर्त में ही आपका जो है ये महाभारत का युद्ध वगैरह जो हुआ था वह आर्यावर्त में ही हुआ था। तो इस प्रकार से आर्यावर्त पर इसने जो है गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में जीत हासिल की थी। दूसरा जो इसका युद्ध हुआ था वह दक्षिणापथ का विजय कहा जाता है। ठीक है, दक्षिणापथ का विजय कहा जाता है, और इसके लिए जो शब्द प्रयुक्त किया गया है इसमें है ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति इसने अपनाई थी, मतलब कि राज्यों को जीता और फिर जो है अनुग्रह करने पर, मतलब कि प्रार्थना करने पर उनको मोक्ष प्रदान कर दिया, मतलब कि छोड़ दिया। कहने का मतलब है राज्यों पर पहले जीत हासिल किया और उसके बाद जब हारे हुए राजाओं ने इससे अनुग्रह किया, इससे प्रार्थना की, तो उनको जो है छोड़ दिया और अपने अधीन शासन करने के लिए मतलब कि स्वतंत्र कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसने जो है क्या नीति अपनाई थी? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी दक्षिणापथ की विजय के समय। ठीक है, और इसका जिक्र जो है 19वीं एवं 20वीं पंक्ति में की गई है, और इस
युद्ध, इस चरण में भी जो है उसने 12 राज्यों को जीता था दक्षिणापथ विजय के दौरान। ठीक है, पंजाब के गणराज्य तथा सीमावर्ती राज्य जो है इसमें शामिल था। और इतिहासकार राय चौधरी जो है वह दक्षिणापथ की विजय को धर्म विजय की संज्ञा देते हैं। तो यह सब चीजें याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा युद्ध। तो तीसरा युद्ध जो है वह आठविक राज्यों के खिलाफ इसने किया था। आठविक राज्यों के खिलाफ इसने तीसरा युद्ध किया था। ठीक है, और इसको कहा जाता है परिचारकीकृत सर्वाटविक राजस्व। परिचारकीकृत सर्वाटविक राजस्व कहने का मतलब है आठविक राज्य के जो लोग थे वह जंगलों में, वनों में निवास करते थे। और जब इसने आठविक राज्यों को जीता, मध्य प्रदेश इत्यादि के जंगलों में वो लोग निवास किया करते थे, और जब इसने आठविक राज्यों को जीता तब उसने उनको अपना गुलाम बना लिया और परिचारिकी के लिए विवश किया। कहने का मतलब है कि उनको अपने अंदर जो है परिचारिकी कहने का मतलब होता है नौकर बनकर के सेवा करना, तो उनको अपने सेवा के लिए उसने रख लिया था। ठीक है, और इसमें जो है गाजीपुर उत्तर प्रदेश से लेकर के जबलपुर मध्य प्रदेश तक के वन क्षेत्रों में आठविक जो है वो शासन किया करते थे, जिस क्षेत्र पर इसने अधिकार किया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में के गाजीपुर जिला से लेकर के और मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला तक के बीच में आठविक लोग निवास करते थे, जिस पर समुद्रगुप्त ने विजय चलाया। और जब वो उनको जीत लिया, इन क्षेत्रों को जीत लिया, तो राजाओं को जो है अपना सेवा में रख लिया था। ठीक है, अपनी सेवा करने के लिए रख लिया था। तो यह हो गया आपका तीसरा, जो कि हो गया आपका आठविक राज्यों की विजय। ठीक, अब हम लोग चलते हैं और चौथा देख लेते हैं। चौथा जो था उसको कहते हैं सीमावर्ती राज्यों पर विजय। चौथे चरण में इसने सीमावर्ती राज्यों पर विजय हासिल की, जिसमें आपका पूर्वी दक्कन का क्षेत्र और दक्षिण भारत का क्षेत्र एवं उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्र जो है वह शामिल है। और इसमें जो नीति का उल्लेख किया गया है वह है सर्वकर दानाज्ञाकरण प्रणामागमन। सर्वकर दानाज्ञाकरण प्रणामागमन कहने का मतलब है कि यह जो राजा थे, यह इन राजाओं पर जब उसने विजय हासिल किया तब उनको कर भुगतान के लिए रख लिया था, मतलब कि अपने अधीन उनको रख लिया। और ये राजा जो थे वह समुद्रगुप्त को कर का भुगतान करते थे, जिससे उसको राजस्व की आमदनी होती थी। इसके अलावा जो है आपका आज्ञा का अनुसरण करते थे और उसको प्रणाम करने के लिए उसके दरबार में आया करते थे। ठीक है, तो इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो सर्वकर मतलब सभी प्रकार के कर, दान आज्ञाकरण मतलब कि दान और आज्ञा का अनुसरण करना, और उसके बाद प्रणाम आगमन मतलब प्रणाम के लिए आगमन। ठीक है, तो इससे आप लोग संधि विच्छेद करके देख सकते हैं। और इसका जो उल्लेख किया गया है वह प्रयाग प्रशस्ति लेख के 22वें पंक्ति में किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं तो तमिलनाडु के कांची क्षेत्र में पल्लवों पर भी इसने विजय हासिल की थी, इसलिए इसको दक्षिण विजय भी कहा जाता है। ठीक है, और उनको भी अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार कराई थी, तमिलनाडु के कांची के पल्लवों को भी। ठीक है, पल्लव के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तर तथा पूर्वी सीमा क्षेत्र पर स्थित जो 5 राज्य थे जिस पर इसने विजय हासिल की थी, उसमें पहला है आपका समतट, जिसमें पूर्वी बंगाल तथा आधुनिक बांग्लादेश के क्षेत्र शामिल हैं। दूसरा है आपका डवाक क्षेत्र जो है वह असम का, वर्तमान असम का नवगांव जिला का क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा आपका कामरूप है जो कि वर्तमान असम का क्षेत्र था, और इसके अलावा कर्तरीपुर जो कि जालंधर का क्षेत्र, पंजाब के आसपास का जालंधर का क्षेत्र था, जिसको आज के डेट में करतारपुर कहा जाता है। और वहीं पर आपका करतारपुर कॉरिडोर, आप जानते होंगे करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है, तो उससे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, यह पंजाब मतलब कि आपका पाकिस्तान क्षेत्र का जो पंजाब है उसका क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है नेपाल क्षेत्र पर भी इसने विजय हासिल की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से सीमावर्ती राज्यों पर विजय के बारे में हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग देखते हैं
विदेशी शक्तियों से संबंध के बारे में, तो इसके बारे में जिक्र जो है वह 23वीं तथा 24वीं पंक्ति में किया गया है। और इसके अंतर्गत इसने जिन क्षेत्रों पर विजय हासिल की उसमें जो है आपका देवपुत्र शाही शाहानुशाही, ठीक है, जो कुषाणों को कहा जाता था, देवपुत्र शाही शाहानुशाही। इसके अलावा आपका शक आते थे, मुरुंड आते थे, सिंघल द्वीप यानी कि श्रीलंका, और सर्वद्वीप वासी भी, मतलब कि सीमावर्ती क्षेत्रों के जो द्वीप थे उनके वासियों पर भी इसने अधिकार किया था। ठीक है, तो इन सब की चर्चा की जाती है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति लेख में 23वीं तथा 24वीं पंक्ति में। ठीक है, और इनके लिए जो नीति अपनाई गई थी उसको कहा जाता है आत्मनिवेदन, कन्योपायन, याचना द्युपाय। कहने का मतलब है कि पहला इसके लिए जो है मतलब इन पर जब उसने विजय हासिल की तब उनको 3 शर्त पर छोड़ा गया। ठीक है, उनको 3 शर्त पर छोड़ा गया। पहला था आपका आत्मनिवेदन, मतलब कि वो अपने आप को समर्पित करेंगे राजा के प्रति। ठीक है, अपने आप को समर्पित करेंगे राजा के प्रति। दूसरा है आपका कन्योपायन, मतलब कि पुत्री को जो है उपहार स्वरूप राजा को देंगे, पुत्री को उपहार स्वरूप राजा को देंगे। और तीसरा है याचना द्युपाय। याचना द्युपाय का कहने का मतलब है कि जो गुप्त साम्राज्य का सिक्का था, गुप्त साम्राज्य का जो गरुड़ प्रकार का सिक्का था वो अपने शासन में चलाएंगे, वह अपने शासन में उस सिक्का को चलाएंगे। सिक्का को चलाने का मतलब होता था कि वह गुप्त साम्राज्य के अधीन होकर के काम करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की 3 शर्तें उनके सामने रखी गई थी। ठीक है, विदेशी साम्राज्यों के सामने। और इसमें जो राज्य थे उनके बारे में अगर हम लोग देखें तो देवपुत्र शाही शाहानुशाही जो है वह कुषाणों को कहा जाता है, जिनका क्षेत्र पश्चिम पंजाब पर था। ठीक है, और समुद्रगुप्त के समय जो कुषाण शासक था उसका नाम था केदार था, जो कि पेशावर का कुषाण राजा था। ठीक है, इसके बाद शकों के बारे में देखें तो पश्चिमी मालवा, गुजरात तथा काठियावाड़ क्षेत्र पर उनका नियंत्रण था। ठीक है, और जो आपका समुद्रगुप्त के समकालीन शक शासक था उसका नाम था रुद्र सिंह तृतीय। ठीक, मुरुंड जो हैं इनकी पहचान जो है वह संदिग्ध बताई जाती है। जैसा हम लोगों ने ऊपर देखा कि इनको मतलब संभवतः कुषाणों का रिश्तेदार बताया जाता है, जिन्होंने 250 ईस्वी तक शासन किया था और उसके बाद उनके क्षेत्रों पर गुप्त शासन की शुरुआत हुई थी। तो इनका जो है पहचान संदिग्ध है। इसके बाद आता है सिंघल, जो कि श्रीलंका का क्षेत्र था, और यहाँ का शासक मतलब समुद्रगुप्त का जो समकालीन श्रीलंका का शासक था उसका नाम था मेघवर्मन, जिसने क्या किया था कि समुद्रगुप्त के दरबार में अपना दूत भेजा, क्योंकि उसको गया में बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाना था और इसकी स्वीकृति चाहिए थी समुद्रगुप्त से। तो आप देख सकते हैं कि श्रीलंका तक भी जो है इसका प्रभुत्व कायम था और समुद्रगुप्त ने स्वीकृति दे दी थी और गया में प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर का निर्माण भी कराया गया था। ठीक है, तो मेघवर्मन जो था वह श्रीलंका का शासक था, जो कि समुद्रगुप्त का समकालीन था, याद रखिएगा। इसके बाद है सर्वद्वीप वासी भी। तो इसमें जो है दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप आते हैं जो कि समुद्रगुप्त के प्रभाव क्षेत्र में थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा समुद्रगुप्त के साम्राज्य के बारे में। और इसका जो साम्राज्य था वह आपका कहां से कहां तक फैला हुआ था, यदि हम लोग देखें तो उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में विंध्य पर्वत तक इसका क्षेत्र फैला हुआ था। इसके अलावा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर के और आपका पश्चिम में कहां तक फैला हुआ था, आपका पश्चिम में मालवा के क्षेत्र तक इसका शासन फैला हुआ था समुद्रगुप्त का। ठीक है, तो इसको जो है इस प्रकार से आप अगर मैपिंग कर सकते हैं भारत के मैप पर, तो इसका क्षेत्र आप देख सकते हैं कि लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत पर इसका साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा दक्षिण भारत के भी विभिन्न क्षेत्रों पर इसका शासन था और भारत के बाहर भी जो है इसका प्रभाव था। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, जैसा मैंने बता चुका है कि उन्होंने भारत का नेपोलियन इसको कहा था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। समुद्र ने 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए थे जिस पर विभिन्न आकृतियों का उल्लेख था और उससे जो है समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो पहला जो सिक्का था वह था आपका अश्वमेध प्रकार का सिक्का। जैसा मैंने बताया कि समुद्रगुप्त जो आप विजय अभियान करता था तो उसके बाद अश्वमेध यज्ञ भी किया करता था और उसी अश्वमेध यज्ञ का निरूपण करने के लिए उसने स्वर्ण सिक्का
चलाया था, जिस पर कि आपका एक तरफ एक पशु की आकृति होती थी जो कि यज्ञ का जो वेदी होता है उसके पास एक खूंटे से बंधा हुआ है, ठीक है। और दूसरे तरफ जो है आपका महिषी का जिक्र है, महिषी देवी दत्त का आकृति खुदा हुआ है, और उस पर जो है आपका लिखा हुआ क्या है, उस पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है, ठीक है। उस पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है, ठीक। तो इससे जो है अश्वमेध यज्ञों का के बारे में जिक्र मिलता है। इसके बाद अन्य सिक्कों में देखें तो गरुड़ प्रकार के सिक्के हैं जो कि महत्वपूर्ण सिक्के थे। गुप्त साम्राज्य का जो प्रतीक चिन्ह था वह गरुड़ ही था संभवतः, और इसलिए गरुड़ प्रकार का जो सिक्का है वह बहुत ही प्रसिद्ध है गुप्त शासकों के शासन में, ठीक है। तो इसके मुख भाग पर राजा की आकृति होती थी और गरुड़ ध्वज होता था, और इसके पृष्ठ भाग पर पराक्रम लिखा हुआ होता था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तो धनुर्धारी प्रकार का सिक्का है जिसके मुख भाग पर सम्राट जो है वह धनुष बाण लिए हुए खड़ा होता था, ठीक है। और इसके पृष्ठ भाग पर जो है वह अपृत रथ लिखा जाता था, यानी कि अंकित होता था। इसके बाद है आपका परशु प्रकार का सिक्का जिसके मुख भाग पर मतलब कि प्रथम भाग पर जो है एक तरफ राजा की आकृति थी, परशु हाथ में धारण किए हुए। परशु अगर आप नहीं जानते तो परशुराम भगवान जो हैं उनके हाथ में जो होता था उसको परशु कहा जाता है। महाभारत देखिए, रामायण देखिए, दोनों में आपको परशुराम का जिक्र मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका परशु प्रकार का जो सिक्का था तो परशु धारण किए हुए राजा की आकृति मुख भाग पर हुआ करती थी, और पृष्ठ भाग पर एक देवी की आकृति होती थी और उस पर अंकित होता था कृतांत परशु, ठीक है। उसके बाद आपका व्याघ्र हनन प्रकार का सिक्का है, तो इसके मुख भाग पर राजा को आखेट करते हुए, बाघ को मारते हुए, यानी कि बाघ का शिकार करते हुए राजा की आकृति हुआ करती थी, ठीक है। और मुख भाग पर ही व्याघ्र पराक्रम लिखा हुआ होता था, व्याघ्र पराक्रम लिखा होता था, और पृष्ठ भाग पर मकर वाहिनी गंगा की आकृति होती थी, और आपका समुद्रगुप्त लिखा होता था, अंकित होता था, ठीक है। तो इससे पता चलता है गंगा क्षेत्र में जो उसने विजय प्राप्त की थी उसका जिक्र इसमें मिलता है, ठीक है। इसके बाद है आपका वीणा वादन प्रकार का सिक्का, तो वीणा बजाते हुए राजा की आकृति इसमें अंकित थी, और इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाने में यानी कि संगीत में कितनी ज़्यादा गहन रुचि थी, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं कि समुद्रगुप्त जो था वह विद्वानों का भी संरक्षक था, इससे पता चलता है कि महान विद्वान वसुबंधु जो थे वह समुद्रगुप्त के दरबार में ही रहा करते थे, उनको संरक्षण प्राप्त था समुद्रगुप्त का। तो यह पूछा जा चुका है कि कौन से दरबारी जो कवि जो थे या फिर कौन से दरबारी विद्वान जो थे वह समुद्रगुप्त के शासनकाल में रहा करते थे, उसके दरबार में रहा करते थे, तो उनका नाम है वसुबंधु, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समुद्रगुप्त के बारे में देखा। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, स्कंदगुप्त के बारे में, कुमारगुप्त के बारे में, और विभिन्न गुप्त शासकों के बारे में। और उसके बाद गुप्त शासक का किस प्रकार से पतन हुआ, कौन सा अंतिम गुप्त शासक था, वो भी हम लोग देखेंगे।